वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पर डे 2 बहुत ही शानदार जीएस के प्रैक्टिस सेट आपको लगवाता हूं, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए और बीओ के लिए। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो एक बार इसकी क्वालिटी को आप चेक करिएगा और देखिएगा कि सवालों का स्तर किस तरीके का है और मैंने जो व्याख्या करी है वो किस स्टैंडर्ड की है और आपको वो परीक्षा में हेल्प करेगी या नहीं। तो अगर पहली बार आए हैं तो एक बार इस वीडियो को देखिए अच्छे से और फिर मेरे को फीडबैक देना कि मैंने किस तरीके की व्याख्या करी है, किस तरीके का एनालाइज मैंने इसको किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से मैं शुरू करता हूं इसको। देखो भाई, लास्ट क्लास में हमने 238 तक पढ़ लिया था। अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसके आगे की व्याख्या हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक है। देखो जरा, एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, आपको सही मिलान करना है। भारत में जूट कहाँ होता है, चाय कहाँ होती है, रबर कहाँ होती है और गन्ना कहाँ होता है, ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसके बारे में ऑलरेडी व्याख्या इसकी कर रखी है। देखो, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर कभी भी जूट की बात होगी, जूट का सवाल आया कि जूट इंडिया में किधर है, तो याद रखना अविभाजित भारत में जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो जो हमारा बंगाल का क्षेत्र था वो जूट के लिए फेमस था। अब हुआ क्या, आज़ादी के बाद जूट की मिलें तो चली गई पश्चिम बंगाल में और जूट के खेत रह गए हमारे पास। तो आज हम क्या करते हैं, जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं, भारत में अगर राज्यों में देखोगे तो फिर ऐसे में आपको पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता हुआ मिलेगा जूट का। तो जूट के लिए ऑप्शन हो गया सी, पश्चिम बंगाल। चाय की अगर हम बात करें भैया, चाय कहाँ मिलेगी तो चाय में तो कोई डाउट नहीं है, दार्जिलिंग का क्षेत्र है, असम का क्षेत्र, यहाँ पे चाय के बहुत सारे बागान हैं। रबर की हम बात करें तो रबर के लिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं केरल का क्षेत्र है, गर्मी वाले इलाके में रबड़ होती है। और गन्ने में अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसका सही मिलान हो गया, ठीक है। तो ये सही मिलान हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, एक फसली कृषि की विशेषता क्या है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में मैंने देखा है इसको। एक फसली, सिंगल क्रॉप फार्मिंग इसे कहा जाता है। एक फसली कृषि क्या है ये आपको बताना है। देखो, एक फसली कृषि हम तब करते हैं जब आपको बड़े पैमाने पे फसल का व्यापारिक उत्पादन करना हो। यानी आप जो फसल उगा रहे हो वो कॉमर्शियल रूप में उगा रहे हो, यानी आप उससे अपना घर नहीं चलाएंगे, मतलब आप उसे सेल करके उससे पैसा प्राप्त करेंगे, वो आपके सेवन के लिए नहीं है ना। तो जब भी हम कभी किसी फसल का बड़े पैमाने पे व्यापारिक उत्पादन करते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग जब हम करते हैं, तो उसी को कहते हैं एक फसली कृषि। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, व्यापारिक अन्न की कृषि, चलवासी कृषि, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि या जैविक कृषि। तो इसका सही जवाब क्या होगा, व्यापारिक अन्न कृषि, जिसमें हम अन्न को व्यापारिक रूप से उगाने का प्रयास करते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसको मार्केट में बेचकर उससे लाभ कमाते हैं। जैसे पंजाब के क्षेत्र में अगर आप देखो तो टमाटर, अब टमाटर का बड़े पैमाने पे ये लोग प्रोडक्शन करते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं सॉस बनाने वाली कंपनियों को। आलू का बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन किया जाता है और फिर उस आलू को कोका कोला या लेस जैसी बड़ी बड़ी जो चिप्स बनाने वाली फैक्ट्रियाँ उनको बेच देते हैं और खूब मुनाफा कमाते हैं। तो इस तरीके से चलती है हमारी व्यापारिक अन्न कृषि। अगर मैं बात करूं चलवासी कृषि की, कि चलवासी कृषि क्या होती है साथियों, तो चलवासी कृषि को हम जो है स्थानांतरित कृषि या फिर एक फेमस जो वर्ड है वो है झूम, इसको झूम कृषि भी कहते हैं। झूम कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि किसान एक स्थान पर रहकर तब तक खेती करता है जब तक उसकी उत्पादकता बनी रहती है। जैसे जंगल का एक इलाका काट के साफ करेगा, वहाँ पे 2-4 साल खेती करेगा, 2-4 साल में क्या होगा, उस खेती का, उस जमीन का उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो उसे छोड़ करके चला जाएगा, कहीं और खेती करेगा, जंगल का कोई और हिस्सा साफ करेगा, वहाँ खेती करेगा। तो इस तरीके की कृषि को कहते हैं चलवासी कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि। याद रखना, पर्यावरण के लिए इस प्रकार की कृषि हानिकारक है लेकिन आदिवासी लोगों में ये अभी भी प्रचलन में है।
तो ये हो गया हमारा चलवासी कृषि। तीसरा है आत्मनिर्भरता मूलक कृषि। ये क्या है भैया? तो इसमें किसान अपना पेट भरने के लिए खेती करता है, उसको ये फसल बाजार में ले जाकर बेचनी नहीं है, उसे अपना पेट भरना है, बात खत्म। तो ये है आत्मनिर्भरता मूलक। और फिर है जैविक कृषि। जैविक कृषि के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? तो जैविक कृषि के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जैविक कृषि में हम लोग रासायनिक खाद कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते, पूरा साधारण तरीके से बिना रासायनिक खाद कीटनाशकों का इस्तेमाल किए बिना खेती को उगाते हैं, फसल को उगाते हैं। इस प्रकार की फसल सेहत के लिए ऑब्वियस बात है बहुत लाभदायक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, केंचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं, गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रासायनिक खाद और कीटनाशक इससे दूर रहे और जो फसल हमें प्राप्त हो एकदम बढ़िया शुद्ध हो। तो इस प्रकार की कृषि को कहा जाता है जैविक कृषि। आया समझ में? फिलहाल जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, त्रिपुरा में या मिजोरम में? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का डेटा दिया था, उसी से सवाल है। अब ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पाए जाते हैं, ये सवाल है। अब जाके मतलब सवाल के कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि पूछ क्या रहा है, ठीक है? तो यही तो पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंने इसका डेटा आपको दिया था, मैंने इसका आंसर बताया था मिजोरम। मिजोरम में सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है जंगल है, 84.53% जंगल आपको मिजोरम में मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा यहीं तो हो जाएंगे। जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मिजोरम। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक तरफ सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, आपको सही मिलान करना है, सही है बताना है कौन किससे मिलेगा। हीरे में क्या होता है, संगमरमर में क्या होता है, रेत में क्या होता है और माणिक रूबी में क्या होता है। मुझे याद आ रहा है ये सवाल हम पहले एक बार कर चुके हैं रिपीट हो गया ये सवाल। हीरा, संगमरमर, रेत और माणिक्य। चलो देखो, हीरा की अगर मैं बात करूं तो हम सब लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं कि हीरा जो है वो कार्बन का अपर रूप है और प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे ठोस तत्वों में से एक है। ए का हो गया चौथा, ठीक है। संगमरमर बेसिकली क्या है? देखिए संगमरमर जो बनता है, संगमरमर क्या है? पत्थर का ही तो बनेगा। संगमरमर पत्थर का ही तो एक टाइप है और पत्थर में क्या मिलता है आपको? कैल्शियम। तो ये हो गया इसका कैल्शियम। रेत क्या है? रेत का एक अन्य नाम सिलिका भी तो है, तो ये हो गया सिलिकन। और रूबी क्या है? बेसिकली रूबी बनेगा, रूबी एक पत्थर है जो बनता है किससे? एल्यूमिनियम से, दबे रहने के कारण। तो ये इसका सही मिलान हो गया आपके सामने। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एक तरफ है कथन, एक तरफ है कारण, आपको बताना है। कथन देखिए, कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। यानी भारत में जो कोयला प्रोडक्शन हो रहा है उस कोयले को खदानों से निकाल के थर्मल पावर स्टेशन तक पहुंचाने के लिए हम लोग रेलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, मालगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेटमेंट है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न देखो, रीज़न है ये कि बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयले की आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत, ठीक है। ये इसका रीज़न दे रहा है। अब स्टेटमेंट ये है कि कोयले का प्रोडक्शन, मतलब कोयले का जो ट्रांसपोर्टेशन है हम रेल से कर रहे हैं। और रीज़न ये दे रहा है कि रेल जो है वो क्या कर रही है, जो खदानें हैं हमारे यहाँ कोयले की वो पूरब में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है। और पूर्वोत्तर जो भारत है, जो हमारा पूर्वी भारत है, वो बाकायदा रेल से कनेक्टिविटी के साथ पश्चिमोत्तर भारत से जुड़ा हुआ है, पश्चिमी भारत से जुड़ा हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है कोयले का वो ट्रेन से होता है। और ट्रेन से इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जहाँ पर कोयले की खदानें हैं वहाँ से लेके जहाँ तक हमें कोयला पहुँचाना है थर्मल पावर स्टेशन तक, वहाँ तक रेल की कनेक्टिविटी है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही, यानी कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई भी डाउट हो या कोई भी
स्टेटमेंट आपको क्लियर ना हो तो कमेंट करिएगा, मैं फुल एक्सप्लेनेशन उसकी करूंगा कमेंट में ही। ऊर्जा के हिसाब से आपको इनको लगाना है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको ऊर्जा का लेटेस्ट डेटा दिया था। अब देखो, अगर मैं इस सवाल के हिसाब से चलूं तो देखो यहां पर जो हमें आंसर करना है ये जब उस समय परीक्षा में पूछा गया था तो उसके हिसाब से था, ठीक है, उस समय के हिसाब से जब ये पेपर में आया होगा तब। लेकिन आज क्योंकि एनर्जी का डेटा है, लेटेस्ट डेटा है, ये बदलता रहता है। अभी 1 साल बाद ही चेंज हो जाएगा, 6 महीने बाद ही को तो चेंज हो जाए, तो ये अक्सर करके बदलते रहते हैं। तो इसमें जो जानकारी दी हुई है वो तो ठीक है, इसको आप भूल जाइए, क्योंकि ये जो जानकारी यहाँ पर है ये उस समय के हिसाब से है जब ये पेपर हुआ था। हमें अब इसको याद करने से क्या फ़ायदा, ये तो चेंज हो गया सब। तो हम जो आज लेटेस्ट डेटा है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि अब जो पेपर में आएगा वो आज का आएगा, ये पुराना वाला नहीं आएगा। तो इसे आप भूल जाओ। जो लेटेस्ट डेटा है मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, हालांकि मैं पहले भी इसको दे चुका हूँ, इसी के फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहले मिलेगा आपको कोयला, ठीक है, सबसे ऊपर। कोयले के आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक। सौर ऊर्जा के आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा जल ऊर्जा, और जल ऊर्जा के आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा पवन ऊर्जा। ध्यान रखना, ये इस फॉर्म में ही मैंने यहाँ लिख दिया है। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो हमारा प्रोडक्शन है शक्ति का वो कोयले से, फिर सौर ऊर्जा से, फिर जल ऊर्जा से, और फिर पवन ऊर्जा से। किसका कितना परसेंटेज है ये मैंने पिछले ही, मुझे याद आ रहा है पहले या दूसरे वीडियो में, इससे आप बैक जाओगे। ये कौन सा है, ये शायद सेट नंबर आपका 23 है ना। तो आप अगर सेट नंबर 20 पे जाओगे तो वहाँ पर ये मैंने पूरा डेटा दिया है। पहला ही प्रश्न है उसमें, आपको मिल जाएगा, आप देख लेना, पूरा प्रॉपर डेटा मैंने यहाँ पे दिया है। चलिए, अब एक तरफ जो है कोयला क्षेत्र है और दूसरी तरफ है खदान। आपको बताना है कौन सी खदान किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, महानदी घाटी, और कोयला खदान का नाम है तालचेर, बराकर, उमरिया और सिंगरैनी, आपको बताना है। चलिए मिलाते हैं, ठीक है। दामोदर घाटी आपको मिलेगी बराकर क्षेत्र में, मतलब सॉरी, जो बराकर कोयले की खदान है साथियों, ये आपको मिलेगी दामोदर घाटी क्षेत्र में, ठीक है। उमरिया जो है साथियों, उमरिया, ये आपको मिलेगी सोन घाटी में, ठीक। तालचेर घाटी मिलेगी आपको, मतलब तालचेर कोयला क्षेत्र मिलेगा गोदावरी में। सॉरी, गड़बड़ हो गया ये, एक सेकेंड, हाँ एका, ठीक है। सॉरी, एक इसमें गड़बड़ है, हाँ ठीक है। गड़बड़ है कौन सा, गड़बड़ है गोदावरी घाटी वाला। गोदावरी घाटी में आपको मिलेगा सिंगरैनी, ठीक, हाँ, और तालचेर आपको मिलेगा महानदी। अब ये सही हो गया। तो 2 3 4 1, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, ये हो, यानी ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? ये सवाल भी हमारा रिपीट है पिछले लेक्चर से, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी। मैंने आपको उस समय में भी बताया था कि 3 तरीके के, या बेसिकली 2 तरीके के रोड आपको मिलेंगे। 3 तरीके के मान के चलो, पहले होते हैं नेशनल हाईवे, दूसरे होते हैं स्टेट हाईवे, और तीसरे होते हैं क्या, एक्सप्रेस वे। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा 5 एक्सप्रेस वे यूपी में है, उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला है ताज एक्सप्रेस वे, ठीक है, दूसरा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, तीसरा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे,
चौथा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 5वां एक्सप्रेसवे बनना है गंगा एक्सप्रेसवे। तो सबसे ज़्यादा 5 एक्सप्रेसवे आपको कहाँ पर मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। और स्टेट हाईवेज की हम बात करें, क्योंकि स्टेट हाईवे तो पूछ रहा है, प्रदेश राजमार्ग, ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। ऑप्शन डी। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है। सवाल को पढ़िए और एक्सप्लेन करिए। शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन से, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन से, या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से। यानी सबसे ज़्यादा जो ट्री कवर आपको मिलेगा पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा हरियाली जो इस दुनिया में मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये पूछ रहा है। तो साथियों याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हरियाली आपको मिलती है 0 डिग्री। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इस दुनिया में साथियों अगर कभी पूछे कि सबसे ज़्यादा हरियाली कहाँ पाई जाती है पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्री कवर, सबसे ज़्यादा वृक्षावरण आपको कहाँ मिलेगा? 0 डिग्री के आसपास। याद रखना, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के आसपास आपको विश्व में सबसे ज़्यादा हरियाली मिलेगी। उसका कारण है क्योंकि पौधे को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पौधे को बढ़ने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए क्या? सूर्य की रोशनी। भूमध्य रेखा पर 12 महीने सूर्य सीधा चमकता है। दूसरा क्या? पानी। जब सूर्य 12 महीने चमक रहा है तो गर्मी होगी, गर्मी से वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण से बादल बनेंगे और पानी बरसेगा। इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको हरियाली कहाँ मिलने वाली है? भूमध्य रेखा पर। अब इस सवाल को देख लो कि सबसे ज़्यादा वृक्षावरण कहाँ मिलेगा? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में मिलेगा। ठीक है, रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। जो कहाँ पर मिलेंगे? भूमध्य रेखा के आसपास आपको मिलेंगे। ये इसका सही जवाब हो गया। अब एक बार इसको मैप पर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो मैंने कहा है वो सही है या नहीं? चलो एक बार मैं आपको इसको मैप पर दिखा देता हूं, जिससे समस्या ही खत्म हो जाएगी आपकी भूलने वाली। चलिए ठीक है, चलते हैं। ये आ गया हमारा प्यारा भारत और मैं आपको ले चलता हूं 0 डिग्री पर। देखो भाई, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये वाली सबसे मोटी वाली, ये लाइन है भूमध्य रेखा। अब ये लाइन जहाँ जहाँ से गुजरेगी वहाँ पर आपको भयानक हरियाली, एकदम हरा रंग, डार्क ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा। कहीं भी आप चले जाइए इस लाइन पर। देखो भाई, ये देखो, ये अफ्रीका में आ गया। अफ्रीका में ये जो लाइन है, ये जो क्षेत्र है, ये DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। आप देखो कितना हरियाली है यहाँ पर। और इसके ऊपर देखो, यहाँ पे पूरा जो है, यहाँ पर जो है पूरा मरुस्थल है। और यहाँ पर देखो कितना गहरा हरा रंग है, तो है कि नहीं? बात समझ रहे हो ना? मैं जूम करूंगा तो आपको जंगल ही जंगल दिखाई देंगे। देखो ये रेखा जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पर हरियाली लेकर के आती है। ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं, ये है दक्षिण अमेरिका में अमेजन के जंगल। दुनिया में सबसे गहरा स्थान, मतलब सबसे हरियाली वाला स्थान यही है। तो ये लाइन 0 डिग्री जहाँ जहाँ भी जाएगी वहाँ पर हरियाली लेकर के आएगी। और यहाँ पर जो वन मिलेंगे वो कौन से होंगे? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खूब गर्मी पड़ती है, खूब गर्मी पड़ेगी, खूब बारिश होगी, तो इसीलिए वर्षा वन इनको कहा जाता है। ये लाइन जहाँ जहाँ भी मिल जाएगी आपको खूब हरियाली मिलेगी। ये बात आप लोग याद रखना। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, ये देख लो, ये आ गया इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया में कितनी हरियाली है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना कि 0 डिग्री के आसपास दुनिया में सबसे ज़्यादा हरियाली पाई जाती है पूरी दुनिया। ठीक है, अब वापस आ जाओ सवाल पे। हो गया ना क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं। अब आपको बताना है कि अम्ल वर्षा से कौन कौन से देश, जो यूरोपियन देश है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। बताइए। देखिए, अम्ल वर्षा से अगर हमें इनमें से चुनना हो तो ये ऊपर वाले तीनों प्रभावित हैं। सबसे ज़्यादा की बात हो रही है तो फिर हम तीनों को ही आंसर करेंगे। ये तीनों ही इसमें प्रभावित है। अम्ल वर्षा क्या होती है? तो इसे कहा जाता है एसिड रेन। ठीक है, जब वातावरण में सल्फर
और कार्बन के अवयव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो सल्फर और कार्बन के कण अधिक होने से वायुमंडल में मौजूद जो नमी है उसके साथ क्रिया करके ये बना लेते हैं क्या, H2SO4। ये हो गया सल्फर, ये हो गया पानी, पानी तो मौजूद है ही, और यही जब धरती पर गिरता है तो ये अम्ल ही तो है, एसिड ही तो है, तो इसी को हम कहते हैं अम्ल वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन ऑब्वियस बात है खतरनाक है, इंसानों के लिए खतरनाक है, आपकी बॉडी को जला सकती है। पेड़ पौधों के लिए खतरनाक है क्योंकि एसिड रेन जब छोटे छोटे पौधों पर गिरती है तो उनकी पत्तियां जला के ख़त्म कर देती है, जिससे पौधा मर जाता है। पुरानी बिल्डिंगों के लिए भी खतरनाक है एसिड रेन, क्योंकि पुरानी बिल्डिंगों पर जब अम्ल वर्षा होती है तो उनको गलाना शुरू कर देती है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्टोन लेप्रोसी, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ सवाल है। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? ताजमहल हल्का सा पीला होता जा रहा है, आप कभी नोटिस करिएगा, तो उसके पीले होने का कारण यही अम्ल वर्षा ही तो है। तो अम्ल वर्षा कई मायनों में खतरनाक है, और इसका सीधा संबंध किससे है हमारे, इसका सीधा संबंध है हमारे बदलते हुए वायुमंडल से, बदलते हुए मौसम से। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। फ्रांस का, देखो भाई, फ्रांस का स्थान तो इसमें सेकंड है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट की बात करूं कि यूरोप में सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक कौन, मतलब लौह अयस्क का उत्पादन कौन करता है, तो पहले पे आप बताओगे रूस और दूसरे पे आप बताओगे फ्रांस। तो याद रखना, पहला दूसरा मैंने आपको बता दिया कि यूरोप में लोहे का, लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है रशिया, और सेकंड नंबर पे आता है फ्रांस। ओके, एक तरफ आपके क्षेत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उद्योग दिया हुआ है, सही मिलान इनका करना है। देखो भाई, एक बात समझ लो, अगर आप RO देने जा रहे हो तो इस सीरीज को या इस टाइप का जो सवाल है, विश्व में प्रमुख उद्योग कौन सा कहाँ पर है, इसको पढ़ करके जाना। RO में यहाँ से एक सवाल आएगा ही आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, जब पेपर होगा तब आप ये वीडियो उठा के देख लेना, और आपको ना मिले तो आप कहना। ये ट्रेंड है आयोग का, आता ही आता है। तो एक तरफ केंद्र है, एक तरफ आपका क्षेत्र है, और आपको बताना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए, नागोया जो है ये आपका एक सूती वस्त्र केंद्र है, नागोया, ठीक। सलेम जो है साथियों, ये एक लौह इस्पात केंद्र है। लॉस एंजलिस की अगर मैं बात करूं तो लॉस एंजलिस जो है एक हवाई जहाज उद्योग केंद्र, यहाँ पे हवाई जहाज बनते हैं। और अबादान क्या है, एक तेल शोधन क्षेत्र। तो ए का यहाँ पर हो गया साथियों तीसरा, बी का हो गया पहला, सी का हो गया दूसरा, और डी का हो गया चौथा। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं भाई, क्या करें। अच्छा, एक ऑप्शन नीचे भी दबा हुआ है, 3 1 2 4, ठीक है, ये हमारे सामने है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो ये हुई साथियों आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर थोड़ा कम है, थोड़ा बढ़ाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।